जब दुनिया अपने पीसफुल डेज गुजार ही रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था और नॉर्मल। बड़ी बड़ी सिटीज के गाड़ियों का शोर और रोशनी, किसी बीच एक पॉलिटिकल बम ऊपर से गिर जाता है। किसी को भी नहीं मालूम कि ये बम जापान के ऊपर किसने गिराया, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरा प्लेनेट जंग में बदल जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि कुछ देर पहले चमका करती थी, अब वही जंग लगी हुई है। इस अटैक से कुछ भी नहीं बच पाया, न पानी, न लोग, न जगह। ये सब कुछ अब डेजर्ट में बदल चुकी है। लेकिन दुनिया का क्या है, वो एक जगह पर थोड़ी टिकती है। लोगों ने अब इस चीज का एक्सेप्ट कर चुका था कि जो होना था वो हो चुका है और दुनिया एक बार फिर से हमेशा की तरह चलना शुरू हो जाती है। लोग अपने काम करते हैं, लेकिन इस बीच हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सर से लेकर पैर तक वो कवर्ड था और उसके फेस पर मास्क था। वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सा लग रहा था। अब वो भी सिटी के अंदर एंटर होना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही उसे चेक पॉइंट पर रोक दिया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो आदमी, उसकी आंखें बिल्कुल उस पोस्टर वाले वांटेड क्रिमिनल की तरह दिख रहा था। यहाँ वो उस तस्वीर को देख रहा होता है जिस पर कि वो उस बंदे से पूछता है कि आखिर इसका नाम ह्यूमन ईटर क्यों है, जिस पर वो बंदा बताता है कि तुम्हें नहीं मालूम उसने कितने सारे लोगों को खा दिया। उस पे इतनी पावर है कि उसने एक बार काफी बड़े टूरिस्ट माउंटेन को एक मशरूम में कन्वर्ट कर दिया था। वैसे अब वो बंदा काम में आकर उसकी आईडी देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा नाम वतारू है, तुम्हारा असली नाम क्या है? जिस पर वो मिस्टीरियस सा बंदा उससे कहता है कि उस नाम को उसने कब का छोड़ चुका है। इसी के साथ सीन कट होते हैं। हमें सिटी की लाइफ दिखाई जाती है जहाँ चीजें पहले की तरह ही चल रही थी, सिवाय अब कुछ ज्यादा न्यूज़ुअल था क्योंकि सिटी में हर तरफ सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाई थी। हमें मालूम पड़ता है कि इस जगह में फंगी नाम का एक ड्रग बेचा जा रहा है जो कि असल में और कुछ नहीं बल्कि एक मशरूम है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि कोई भी बंदा या फिर तो उस फंगी ड्रग को बेचते हुए पकड़ा गया या फिर कोई खरीदते हुए तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो एक क्रिमिनल के बराबर होगा। अब हमें एक ब्रॉथल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट्स चिकमगा रही थी। वहाँ पर एक मैडम बैठी होती है जो कि अपनी पेनफुल लाइफ के बारे में बाकियों को बता रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो बस उसका दिल रखने के लिए वहाँ पर हाँ करे जा रहे थे। अब उसी ब्रॉथल में दूसरी जगह हम अपने हीरो को देखते हैं। पहली झलक में उसे गलत मत समझना, क्योंकि असल में वो एक डॉक्टर है और वो उस जगह उस लड़की को इंजेक्शन का डोज दे रहा होता है। हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा काइंड है। वो चाहता है कि वो जितना हो सके उतने लोगों की मदद करे, क्योंकि इस बहुत ही बड़े इंसिडेंट के बाद लोग इस चीजों को भूलने लगे हैं। नॉर्मल लाइफ भले ही स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन ये चीज एक बहुत ही बड़ा दाग उनके ऊपर छोड़ गई है, क्योंकि रस्ट डिसीज से सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स और बाकी के शहर ही तबाह नहीं हुए, बल्कि ये धीरे धीरे करके इंसानों को भी खाए जा रही है। हमारे हीरो का नाम माइलो है। माइलो अपनी पूरी कोशिश करता है और जो इंजेक्शन उसने दिया था वो वाकई में काम कर रहा था। वो आदमी और इसका बेटा उस जगह में उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इसके बदले माइलो ने उनसे कुछ भी नहीं लिया। जब माइलो उस जगह में ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो हम बाहर उन लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं। उनकी बातचीत से मालूम पड़ता है कि जो माइलो कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा इलीगल है, लेकिन हम उसका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। जिस रस्ट डिसीज को वो क्योर करने की ठाना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इलीगल वर्क है, और गवर्नमेंट की नजर में ऐसे लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि वो बाकियों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनका बचा कुचा शहर भी बाहर की दुनिया की तरह हो जाए। लेकिन उन लोगों को माइलो के ऊपर यकीन है कि वो लोगों को बचा सकता है और वो उनकी आखिरी उम्मीद बन सकता है, इसलिए वो लोग उसके काम में सपोर्ट करते हैं, उसे प्रोटेक्शन देते हैं। अब घर जाते वक्त माइलो एक बेकरी शॉप में रुक जाता है कुछ खाना खरीदने के लिए और सीक्रेटली उन फंगी मशरूम्स को भी। वो माइलो को अलर्ट रहने के लिए कहता है कि अगर इसके बारे में लोगों को या फिर किसी को भनक भी लग गई तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब जिसके बाद माइलो जाने से पहले उसे पेमेंट देने लगता है, लेकिन वो बंदा मना कर देता है क्योंकि माइलो ने उसकी बेटी को ट्रीट करा था और उसकी जान बचाई थी। लेकिन माइलो तभी भी उसे पैसे दे देता है। अब माइलो जब घर जाता है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो अकेला नहीं रहता बल्कि अपनी बहन के साथ रहता है, और उसकी बहन पहले सिक्योरिटी गार्ड हुआ करती थी, लेकिन अब भी वो उस रस्ट डिसीज से इन्फेक्टेड है, जिस वजह से उसने अपने आप को अंधेरे में बंद कर लिया। लेकिन माइलो पूरी कोशिश कर रहा है इलाज चालू रखने के लिए। वो घर आते ही अपनी लैब में मेडिसिन बनाने लगता है उस मशरूम फंगी से। यहाँ उसकी बहन को मालूम था कि वो इस फंगी को कहाँ से लेकर आया, लेकिन वो उसे अलर्ट रहने के लिए कहती है किराकावा नाम के बंदे से, जो कि टेस्टिक कम्युनिटी का चेयरमैन है। माइलो कहता
कहता है कि मैं जानता हूँ और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस रस्ट डिसीज का एक फाइनल तोड़ निकालना है। यहाँ से टिके बाहर उस चेक पॉइंट में हम उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं, जहाँ अभी भी वो उस बंदे से बात कर रहा था, जहाँ वो बंदा उससे कहता है कि मानना पड़ेगा तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि तुम इतने सारे लाशों को अकेले लेकर आ रहे हो। तो जिस पर वो बंदा थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन वो कहता है कि ये बॉडीज मॉन्क्स की है, और यहाँ वो अपने आप को भी मॉन्क ही कह रहा था। वो ये भी कहता है कि वो डेड बॉडीज को उनके घर वालों के पास तक पहुँचाना चाहता है। तभी उसी वक्त टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि सिटी के बाहर एक काफी बड़ा जियांट मशरूम आ चुका है, जिसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। इस न्यूज को माइलो की सिस्टर भी देख रही होती है और वो इस चीज पर अलर्ट हो जाती है। यहाँ माइलो, जिसे कि अब कुछ काम था बाहर से, तो वो अपनी बहन से कहता है कि वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। यहाँ माइलो वापस से उसे शॉप में जाकर कुछ मोर वो फंगी मशरूम्स लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक गरीब बच्चा आकर उसके हाथ से वो चीज छीनकर भाग जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो खाना है। जिस चीज से हैरान होकर माइलो उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये चीज किसी और के हाथ लग जाए। वो भागते भागते एली तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बैकर बच्चा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन माइलो के चेहरे को देखकर उसे लगता है कि शायद वो कोई लड़की है, इसलिए वो उसे जाने देता है। यहाँ माइलो उस बच्चे को गुस्से से देखता है, लेकिन फिर जो उसकी आंख में चोट थी उसे हील कर देता है। यहाँ वो उस बच्चे से उस बैग को वापस करने के लिए कहता है, और इसके बदले वो उसे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम वो जरूर उसे टेस्टी मील खिलाएगा। जिसके बाद वो बच्चा उस जगह से उसे बाय कहते हुए चले जाता है। तभी अचानक से उस जगह में किरोकावा भी आ जाता है अपने बंदों के साथ। वो वही डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी चेयरमैन है जिसके बारे में माइलो की सिस्टर ने उससे अलर्ट रहने के लिए कहा था। यहाँ किरोकावा माइलो को शांत आवाज में मैनिपुलेट करने लगता है कि वो उसके साथ बड़ी सिटी में चलकर काम करे और लोगों को ट्रीट करे, लेकिन माइलो इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तो उसके टाउन के लोगों को है, और उसे भी मालूम था कि कहीं न कहीं किरोकावा उसका गलत इस्तेमाल करने वाला है। माइलो से रिजेक्ट होने के बाद किरोकावा को काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, और वो माइलो के और भी ज्यादा नजदीक आकर उसे गुस्से वाली आंखों से देखने लगता है, जिस चीज पर अब माइलो उस जगह में डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं किरोकावा को उसका वो फंगी वाला बैग ना मिल जाए। तभी अचानक से एक बड़ा सा मशरूम उसी एली के आगे वाली रोड में उगने लगता है, जिस पर कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ बाहर चेक पॉइंट पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसे कि अभी भी चेकिंग करनी थी, इसलिए अब वो उन कॉर्प्स के आगे बढ़ने लगते हैं उसे देखने के लिए। अपने आप को एक्सपोज होता हुआ देखकर वो बंदा उस जगह में अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, इससे पहले कि वो उसे चेक कर पाते। वो अपना एरो और बो निकालकर काफी सारे शॉट सिटी की तरफ करता है, और यही कारण था जिस वजह से हर जगह में अचानक से वो जियान मशरूम्स उगने लगे थे। यहाँ हम देखते हैं कि जिस पर उसने कहा था कि वो मॉन्क्स की डेड बॉडीज है, असल में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जियान केकड़ा और उसके दादाजी थे, और वो दोनों के दोनों ही मिलकर उस जगह से भागने लगते हैं, क्योंकि अब सिक्योरिटी उनके पीछे पड़ चुकी थी। यहाँ पर वो रेड हेयर वाला क्रिमिनल अपने एरोज एंड बोज से उन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, और इसी वक्त उसकी दादाजी अपनी एबिलिटी से सिटी के अंदर चले जाते हैं, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। यहाँ तो उसी तरफ माइलो के घर में माइलो फाइनली उसकी किरोकावा और उसके लोगों से अपना पीछा छुड़वा कर आ चुका था, लेकिन वो घर आते देखता है कि उसकी बहन अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार। लेकिन माइलो अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त उसकी हालत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन उसकी बहन उसे उस जगह में बेहोश कर देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो तब तक उसकी बहन जा चुकी थी, इसलिए अब वो अपना काम करने लगता है उस नई फंगी से अपनी लैब में। तभी अचानक से पीछे से काफी तेज आवाज आती है। वो देखता है पीछे मुड़ के, तो वहाँ पर वही लाल बालों वाला लड़का था अपनी दादाजी के साथ। उसके दादाजी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे। वो लड़का अपना नाम उस जगह में बिस्को बताता है, और ये वही लड़का है जिसे पूरी दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं, सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल। यहाँ वो माइलो के ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि वो चाहता था कि माइलो जल्द से जल्द उसके ग्रैंडपा का इलाज शुरू करे, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। माइलो चूंकि बहुत ही ज्यादा शौक था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ वो सेंस कर पा रहा था कि वो बूढ़ा आदमी वाकई में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, और उसे जल्द से जल्द अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो बुढ़ा टपक जाएगा। माइलो कहता है कि उसका इलाज करने के लिए उसके पास
मेडिसिन नहीं है, जिस पर कि बिस्को उसे एक पावरफुल फंगी मशरूम देता है, जिस चीज को देखकर माइलो शॉक होता है क्योंकि उसे वही चाहिए था। और वैसे तो उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा डाउट्स थे कि आखिर उसे करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन जैसा कि वो डॉक्टर है तो वो किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो अपना काम शुरू करने लगता है। लेकिन ये चीज यहीं पर ही एंड नहीं होती, बल्कि उस चेयरमैन की और उसके लोग उस जगह भी आकर माइलो के रूम की तरफ अटैक करने लगते हैं। अब जिस चीज को देखकर बिस्को को लगता है कि शायद से वो माइलो से जुड़े हुए हैं और वो यहाँ पर माइलो के लिए आए हैं, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए माइलो को एज अ होस्टेज पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने फायरिंग करने की कोशिश करी तो मैं माइलो को हर्ट करूंगा। लेकिन उन लोगों को इस चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता और वो इस जगह में अभी भी धनाधन गोलियां चलाए जा रहे थे, जिस चीज पर बिस्को इस जगह में माइलो को बचा लेता है और इसके बाद उन रैपिड मास्क वाले मिनियंस के ऊपर अपने एरो बो से अटैक कर देता है। लेकिन उसे मालूम था कि ये जगह लड़ने के लिए सही नहीं है और इस वक्त उसे दो लोगों की जान बचानी है, पहले तो अपनी दादाजी की और दूसरी माइलो की। और अब जैसा कि लड़ाई की वजह से ये जगह तबाह हो चुकी थी तो वो माइलो को अपने साथ चलने के लिए कहता है और माइलो के पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ कुछ देर बाद जब माइलो की सिस्टर उस जगह में पहुँचती है तो वहाँ पर अब गार्ड्स ने उस जगह को ब्लॉक किया हुआ था और वहाँ पे किसी भी बाहर के बंदे की एंट्री मना थी। लेकिन जैसे कि माइलो की सिस्टर खुद भी ऑफिसर रह चुकी है और अपनी हाई रैंक की वजह से उसे वो लोग एंटर करने देते हैं और उसके सवालों का जवाब देते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ किराकावा को जब ये बात मालूम पड़ती है कि उसके लोग फेल हो गए बिस्को को रोकने के लिए और वो भाग निकला, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब वो अपने लोगों से कहता है कि उस बिस्को को कुछ भी करके पकड़ लो, क्योंकि अब तो उसने नाक में दम करके रखा है, खाली हाथ मत आना। और वहाँ पे हम उस पिंक हेयर वाली लड़की को भी देते हैं जिसके ऊपर उस मिशन की जिम्मेदारी थी। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि चेक पॉइंट तक तो उसके दादाजी ठीक थे, आखिर उसके बाद वो इंजर्ड कैसे हो गए। तो इस साल में चेक पॉइंट की दीवार को क्रॉस करने के बाद जब वो सिटी के अंदर एंटर किए थे तो मेन फोर्स से अपना पीछा छुड़ाकर वो एक सुरक्षित जगह में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ उनकी बातचीत से मालूम पड़ता है कि बिस्को के दादाजी भी रेयर रस्टेटिंग डिसीज से अफेक्टेड है और उनके पास समय बहुत ही ज्यादा कम है। उसके दादाजी से जितना हो सकता था उसने बिस्को को अपनी सारी ट्रेनिंग और अपनी मेथड स्किल्स सब कुछ बता दिए फाइटिंग के लिए, सिवाय अभी तक बिस्को मेडिसिन बनाना नहीं सीख पाया क्योंकि अब उसके दादाजी के पास इतना समय नहीं है। लेकिन बिस्को अपने दादाजी से कहता है कि आप फालतू में इतना सोचते हो, मेरे रहते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि उन दोनों ने अब तक साथ मिलकर बहुत ही सारे चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया है और अलग अलग सिटीज में एंटर किया है, क्योंकि वो लोग एक तरीके की रेयर फंगी को ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो अपने दादाजी का इलाज कर सके। अब रात के वक्त बिस्को उस क्रैब के बगल में लेटकर आसमान में तारे देख रहा होता है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, तभी अचानक से एक रॉकेट काफी तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है, जिस चीज को बिस्को देख लेता है और सही टाइमिंग में रिएक्ट करते हुए अपने बो से उस रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। असल में वो रॉकेट अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ पर पूरी टीम पहुंच चुकी थी। उस जगह में एक स्नेल भी आ जाता है जिसे कंट्रोल एक लड़की कर रही थी, जिस चीज को देखकर बिस्को के ग्रैंडफादर बिस्को से कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्क्रैप के पास जाकर छुप जाना चाहिए क्योंकि ये स्नेल बहुत ही ज्यादा पॉइजनस लग रहा है। लेकिन बिस्को अपनी दादाजी की बात ना मानकर उस जगह में स्नेल के ऊपर अटैक करने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वो उसकी तरफ एरो एंड बो शूट करने वाला था कि तभी अचानक से जमीन के नीचे से एक ईल आकर उसे बाइट कर देती है, जिस पर कि वो जमीन में गिर जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर पूरी की पूरी फोर्स उनकी तरफ शूट करने लगती है। तो बिस्को को बचाने के लिए उसके दादाजी बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन इस वजह से वो खुद भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। उनका कमजोर शरीर जमीन में गिर जाता है और खून से लथपथ हो जाता है, जिस चीज पर बिस्को काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में खड़ा होकर अपने एरोज एंड बोस से उन सारे हेलीकॉप्टर्स और फोर्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन सब को ब्लास्ट कर देता है। वो वहाँ से अपने दादाजी को लेकर भागने लगता है, कुछ भी करके ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जो कि इसके दादाजी को बचा पाए। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और इस वक्त वो तीनों के तीनों यानी कि माइलो भी उनके साथ अंडरग्राउंड सीवर में छुपे हुए थे
जहाँ पर बिस्को माइलो से कहता है कि तुम मेरे दादाजी को ठीक कर तो दोगी ना। तो माइलो हाँ में जवाब करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि बिस्को इस वक्त कहाँ जा रहा है। जिस पर बिस्को बताता है कि वो बाहर उन लोगों से लड़ने के लिए और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा इस लोकेशन से। जिस पर माइलो कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बिना इलाज के इस जगह से नहीं भेजूंगा क्योंकि तुम्हारे खुद के वाउंड्स भी काफी ज्यादा गहरे हैं। लेकिन उस बात को बिस्को इग्नोर करके उस जगह से चले जाते हैं क्योंकि उसके पास इस वक्त इतना समय नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ हम माइलो की सिस्टर को देखते हैं जिसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तुम लोग जिस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो वो सिर्फ एक ट्रैक है जो कि किरकावा ने बिछाया है। वो गार्ड उसे उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो उसे दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें इस वक्त वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हारा भाई यानी कि माइलो के क्लिनिक से काफी बड़ा मशरूम उग चुका है, यानी कि अब वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है और माइलो का अभी तक कोई भी पता नहीं है। जिस बात पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस जगह में काम डाउन करके इस वक्त सही से सोच कर वो अपने गार्ड्स को वही डायरेक्शन में जाने के लिए कहती है जिसके लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन वो खुद वेस्ट की तरफ अकेले निकल जाती है उस गार्ड के कहने पर। यहाँ दूसरी तरफ सिटी में हम बिस्को को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। उसने आसपास जितने भी किरकावा के मिनियंस मौजूद थे उन्हें खत्म कर चुका था, सिवाय उस पिंक कलर के बालों वाली लड़की को, क्योंकि उसे लगता है कि उसे इससे कुछ जानकारी मिल सकती है। कि तभी उसी वक्त उस जगह पर माइलो की सिस्टर भी पहुंच जाती है अपनी बाइक से। उसे अपनी ही तरफ बढ़ता हुआ देखकर बिस्को उस जगह में उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन उसकी सिस्टर को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो डायरेक्टली बिल्डिंग के ऊपर आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। और वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जितने लोगों से बिस्को ने अभी तक लड़ाई की है। और यहाँ उन दोनों की वेपन्स एक दूसरे से क्लैश हो जाते हैं। इतनी जोर आवाज से पूरी सिटीज में अलार्म बजने लगता है कि एक बहुत ही बड़ा डेंजरस वक्त मौजूद है। लोगों को उनके घरों में रहने के लिए कह दिया जाता है और उनके खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए, क्योंकि सिटी में जो इतने सारे मशरूम्स उगे हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए। यह हम ब्रॉथ हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। वो मैडम भी काफी ज्यादा टेंशन में थी और सिटी के बीच में उस इतने बड़े फंगी मशरूम को देखकर वो भी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा मशरूम फंगी आज तक नहीं देखा। यहाँ वो मैडम उन लड़कियों से कहती है कि यहाँ पे तमाशा क्या देख रहे हो, और इसके बाद वो उन्हें ऑर्डर देती है कि वो अंदर जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि वो मशरूम पॉइजनस है और अगर कोई भी उसकी आ रही स्मेल को इनहेल करता है तो उसे डिसीज हो जाएगी। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर उस मैडम का सबऑर्डिनेट आकर उसे काफी बुरी न्यूज देता है कि उस जगह की क्लिनिक पर अटैक हो चुका है और वो जगह पूरी तबाह हो चुकी है। वो वही जगह है जहाँ से वो मशरूम उगा है। ये न्यूज इतनी भी ज्यादा शॉकिंग नहीं थी, लेकिन वो क्लिनिक माइलो का था तो मैडम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अब माइलो की चिंता होने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम सिवर के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि माइलो बिस्को के ग्रैंडफादर को ट्रीट कर रहा होता है और उस जगह उसे खून दे रहा होता है। यहाँ वो बूढ़ा बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था क्योंकि उसका रस्ट डिसीज काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अगर उसे सही टाइमिंग में ब्लड नहीं मिलता तो आज तो उसका टिकट कट ही जाता। लेकिन अब जैसे कि उसके शरीर में थोड़ी सी जान आ गई थी तो वो बुढ़ा खड़ा हो जाता है और माइलो से कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा स्किल्स और पेशेंस देखकर लगता है कि तुम बड़े होकर और भी ज्यादा आगे जा सकते हो। इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है माइलो से कहते हुए मेरा नाम जय बाय है और मैं बिस्को का मास्टर हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हम बिस्को को देखते हैं जो कि माइलो की सिस्टर के साथ लड़े जा रहा था। यहाँ माइलो की सिस्टर के अंदर तो खून सवार था क्योंकि वो उसे खत्म करना चाहती थी। उसके वजह से सिटी में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और जो मशरूम प्लांट्स ने लगाए हैं उनसे ना जाने कितने लोगों को रस्ट डिसीज और हो जाएगी। यहाँ बिस्को ने आज से पहले इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की कभी नहीं देखी थी। उसके शरीर के अंदर का खुद का भी रस्ट डिसीज उसके ऊपर हावी हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़े जा रही थी। अगर वो इसी स्पीड से लड़ी जाएगी तो वो जल्दी थक कर गिर जाएगी और शायद मर भी जाए। लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत थी बिस्को को लेकर, तो जिस पर बिस्को उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी वजह से ये रस्ट डिसीज नहीं फैली है, लेकिन इस बात पर उसकी बहन यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ हम जाय बाई को देखते हैं जो कि माइलो को बता रहा होता है रस्ट डिसीज की हकीकत। असल में जो मशरूम फंगी है वो रस्ट डिसीज को पैदा नहीं करता है। रस्ट डिसीज तो उस अटैक के बाद खुद से आई है, जबकि फंगी मशरूम तो उसका एक क्योर है। अब वो उसे एक बात बताता है कि जब भी नेचर के साथ कुछ होता है तो उस वक्त नेचर अपने आप को खुद से ही हील करता है, भले
इस चीज को टाइम लगे। तो जो फंगी मशरूम था उसने सबसे पहले अपने आप को इन्वॉल्व करा और रस्ट डिसीज से लड़ पाया। वो ऐसा इसलिए कह पा रहा है क्योंकि वो डॉक्टर्स और बाकी लोगों के साथ मिलकर इस बारे में रिसर्च कर चुका है। जब वो रिसर्च करते थे तब उन्होंने पाया कि अगर इंसानों की बॉडी पर उस मशरूम और फंगी को गाया जाए तो धीरे धीरे करके वो फंगी और मशरूम उस रस्ट डिसीज को खा जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लगता है। तो इस पर बाहर के लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो फंगी सिर्फ बढ़े जा रहा है और इंसान की बॉडी को खाया जा रहा है। इसलिए उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी कि ये फंगी खुद ही रस्ट डिसीज का काउज है। यहाँ बाहर बिस्को माइलो की सिस्टर को भी यही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सिस्टर सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उस जगह में अपनी बाइक उठाकर बिस्को के ऊपर फेंक देती है, जिस पर कि बिस्को दीवार में जाकर टकराता है और इंजर्ड हो जाता है। वो अभी भी अपने पॉइंट से मुकरा नहीं था। वो उसे समझा रहा होता है कि जिस जगह उसने उस फंगी मशरूम को प्लांट करा है उस जगह ऑलरेडी काफी ज्यादा रस्ट डिसीज था और ये फंगी मशरूम रस्ट डिसीज का क्योर है और यही चीज उसने सिटी में हर एक जगह में की है। अब उसकी बातों पर माइलो की सिस्टर यकीन करने के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन अगर वो इतना कह रहा है तो वो 1% उसके ऊपर यकीन कर लेती है। लेकिन वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है, जिस पर बिस्को बताता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत सारे नेशंस में घुमा हूं। हमने हर सिटी डेजर्ट से लेके सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है एक ऐसे बंदे या फिर डॉक्टर को ढूंढने के लिए जो कि फंगी मशरूम से मेडिसिन बना पाए। और क्या तुम एक बात जानती हो, वो डॉक्टर कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसा ही दिखता है थोड़ा बहुत, कहीं तुम दोनों रिलेटिव्स तो नहीं हो। इस बात को सुनकर माइलो की सिस्टर अब समझने लग जाती है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो इस वक्त माइलो की बात कर रहा है और यहाँ बिस्को भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गुस्से की आग में अब माइलो की सिस्टर बहुत ही ज्यादा तैयार हो जाती है नेक्स्ट अटैक के लिए और इसी वक्त इसी मौके का फायदा उठाकर बिस्को उसकी बॉडी में अपनी मशरूम फंगी को इंजेक्ट कर देता है। और इससे पहले कि माइलो की सिस्टर को समझ पाती, बिस्को अपने एरो से उसे शूट कर देता है, जिस पर कि वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो उससे बचा लेता है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो उसे अंडरग्राउंड सीवर में ले आता है जहाँ ऑलरेडी उसके ग्रैंडफादर का इलाज चल रहा था। वहाँ अपने ग्रैंडफादर की हालत को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अब उसके ग्रैंडफादर खुद से मूव कर पा रहे थे, चल पा रहे थे और उसके साथ लड़ भी पा रहे थे। इस चीज को देखकर बिस्को की आंखें भर आती है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अब उसके ग्रैंडफादर वापस से थोड़ा बहुत पहले जैसे हो चुके हैं। तभी यहाँ पर माइलो की नजर अपनी बहन की तरफ जाती है, जिसकी ऐसी हालत पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर बिस्को उससे कहता है कि चिंता मत करो, लड़ते वक्त उसका रस्ट डिसीज काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन मैंने सही टाइमिंग में उसकी बॉडी के अंदर मशरूम फंगी को इंजेक्ट कर चुका है और उसको जो एरो लगा है वो बस एक बेहोशी का एरो है, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तब तक तुम उसका इलाज कर सकते हो। यहाँ माइलो अपनी बहन को एंटीडोट इंजेक्शन दे देता है, लेकिन इसके बाद अब हालत और भी ज्यादा खराब थी क्योंकि बिस्को कहता है कि उन्हें जल्द ही इस जगह के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा जल्द से जल्द। जिस पर बिस्को के दादाजी कहते हैं कि ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्शन पैदा करूंगा और तुम इस जगह से निकल जाना। लेकिन बिस्को अपने दादाजी को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी इस दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद भी चले जाएगी। आखिर कौन इसके बाद उस मशरूम फंगी के रेसिपी से रस्ट डिसीज का क्योर बनाएगा, जिस पर माइलो कहता है कि मैं। इस बात पर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उस जगह में साइलेंस हो जाते हैं। माइलो उस जगह में उन लोगों से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, जिस पर बिस्को कहता है कि क्या कहा तुमने? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें मालूम भी है कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा डेंजरस है, खास करके तो बाहर की दुनिया, और तुम जैसा छोटा बच्चा तुम्हारा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जिस बात पर माइलो को गुस्सा आने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ और दूसरी बात मैं पूरे लोगों को बचाना चाहता हूँ। दुनिया को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पूरी मेहनत कर दूंगा क्योर बनाने के लिए। और अब वो इस मिशन के लिए अपनी बहन को अकेला छोड़ने के लिए भी तैयार था, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बहन के सामने कुछ एंटीडोट्स की और इंजेक्शंस रख देता है जो कि शायद 2 या 3 महीने तक उसके काम आए और उसे रस्ट डिसीज को रोक कर रखे। अब माइलो को तो नहीं मालूम था कि वो इस मिशन को पास कर पाएगा या फिर नहीं। काश उसकी बहन होश में होती तो वो जाने से पहले उससे बात कर पाता, उसे समझा पाता। वो उस जगह में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे गुड बाय कहने लगता है।
लेकिन इससे पहले ही बिस्को उसे खींच लेता है, ये कहते हुए कि ये करने का टाइम नहीं। अब यहाँ जब वो दोनों के दोनों ही भागते भागते सिटी के मेन वॉल तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए मौजूद थे। तो जिन्हें देखकर बिस्को उस जगह में एक स्पेशल टाइप का एरो जमीन में फेंकता है, जिससे कि एक बड़ा सा मशरूम उग जाता है और उसी से उछलकर वो दोनों के दोनों सिटी की वॉल को पार कर देते हैं और उस जगह से भाग निकलते हैं, इस उम्मीद से कि वो पूरी किंगडम और हर जगह जाकर रस्ट डिसीज का क्योर साथ में ढूंढ लेंगे। अब उनकी जर्नी का पहला दिन स्टार्ट होता है उस सिटी से बाहर। लेकिन पहले ही दिन माइलो काफी ज्यादा थक जाता है और वो इस जगह में बिस्को से काफी ज्यादा सवाल पूछ रहा था। तो बिस्को ऑलरेडी इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था और उसके सवाल जवाब उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। बिस्को उस जगह में उससे कहता है कि हम कब से एक ही रास्ते पे चले जा रहे हैं और अभी तक हम किसी भी सिटी या फिर अलग जगह में तो पहुंचे ही नहीं है। जिस बात पर बिस्को रुक जाता है और उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता। सच बताना, क्या तुम अपने उस छोटे से टाउन से कभी बाहर नहीं आए? तुम्हें क्या लगता है सिटी एक से ही दूसरी जगह पास पास होती है? अभी हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा और प्लीज अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जिस जगह में जा रहा हूँ बस मुझे फॉलो करते रहो। अब वो दोनों के दोनों चलते चलते एक जगह में आ जाते हैं जहाँ पे दूर दूर तक फार्म्स थे और जंगल इलाका था। हैरान कर देने वाली बात तो ये नहीं थी, लेकिन माइलो जिन घास को आसपास उड़ते हुए देख रहा था उसे वो काफी ज्यादा अजीब लगती है और इवन कि उसे ऐसा लगता है कि ये मैजिक है, जिस पर कि वो उसे छूने लगता है। बिस्को उसके ऊपर अचानक से चिल्लाता है, जिस पर कि बेचारा माइलो डर जाता है। बिस्को उसे समझाता है उस जगह में कि ये किसी तरीके की बॉल या फिर मैजिक नहीं है, ये ग्रास रात के वक्त वाइल्ड एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या तुम वाकई में इन ग्रास की सेंट को अपने ऊपर टच करके लगा रहे हो जिससे कि तुम रात को उन वाइल्ड एनिमल्स का डिनर बन जाओ? नहीं ना, तो किसी भी चीज को छूने की कोशिश मत करो जो अनजान है। और ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ा ही आगे चलने पर माइलो बेहोश हो जाता है, इस बार डर के नहीं बल्कि भूख से, जिसे देखकर बिस्को माइलो को एक पुरानी कार के अंदर ले आता है और उसे वहाँ बैठा देता है। वो अपने साथ दो लिजार्ड्स के बच्चे को भी लाया हुआ था जो कि एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, लेकिन वो उस जगह में उन्हें पका कर माइलो को खिला देता है क्योंकि वहाँ पर और कोई भी खाने की चीज नहीं थी और सर्वाइवल के लिए ये करना जरूरी है। माइलो भी हिचकिचाता है लेकिन फिर खा लेता है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों के दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमने वाकई में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम पता नहीं कब तक पहुँच पाएंगे। और तुम्हें मालूम है ना कि मेरे ग्रैंडफादर के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना और है। तो जिस पर माइलो कहता है कि हाँ, मेरी बहन के पास भी सिर्फ 3 महीने हैं, यानी कि हमें अब अपना मिशन जल्द से जल्द करना होगा। इसके बाद बिस्को को कुछ याद आता है और वो अपने पास से एक मैप बाहर निकालता है और उसे दिखाता है कि अभी हमें कोल माइन को पार करना होगा। जिस बात को सुनकर माइलो उस जगह में डर जाता है और वो बिस्को से चलते वक्त पूछता है कि उस जगह में मैंने सुना है बहुत बड़े बड़े चूहे वाले मॉन्स्टर्स रहते हैं, लेकिन बिस्को उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तभी अचानक से बिस्को को आसपास हलचल महसूस होती है और उसे एक काफी बड़े क्रैब का हाथ दिखाई देता है। अब जिस पर कि वो सीटी मारता है और वो क्रैब बाहर आ जाता है। वो क्रैब और किसी का नहीं बल्कि बिस्को का ही था। इतना बड़ा क्रैब देखकर माइलो काफी ज्यादा शॉक होता है और दूसरी तरफ बिस्को, जो कि अपनी दोस्त से फिर से मिलकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी मदद से वो दोनों के दोनों कोल माइन तक 2 दिन के अंदर अंदर ही पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात ये कि उनके पास इतना बड़ा क्रैब है जिसे देखकर वो माउस मॉन्स्टर्स उनके पास तक भी नहीं आएंगे। इसके बाद बिस्को अपने क्रैब के ऊपर बैठ जाता है और माइलो को भी ऊपर आने के लिए कहता है। जैसे ही माइलो उसके ऊपर बैठता है तो वो क्रैब उसे जमीन में फेंक देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो क्रैब अपनी मास्टर को तो पहचानता है लेकिन माइलो के लिए नहीं, क्योंकि वो उसके लिए स्ट्रेंजर था। अब जिस चीज को देखकर बिस्को भी खुद हैरान होता है तो वो माइलो को उस जगह में उसके कपड़े दे देता है, जिसकी सेंट से वो दोनों के दोनों उस क्रैब को बेवकूफ बना पाए। लेकिन माइलो के कपड़े पहनने के बावजूद भी वो इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं था। वो इस बार भी माइलो को नीचे फेंक देता है तो एंड में बेचारे माइलो को पैदल चलना पड़ता है। लेकिन माइलो भी हार मानने से कहा था, वो भी पूरा ठान लेता है कि वो इस केकड़े के ऊपर बैठ कर ही रहेगा। और फिर वो शाम को फिर से उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि
माइलो जो कि उस जगह में उस क्रैब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो क्रैब इधर से उधर भाग रहा होता है कुछ भी करके माइलो को जमीन में गिराने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ बिस्को जो कि काफी ज्यादा फोकस के साथ एक तरीके का पॉइजन बना रहा होता है जिसे कि वो अपने एरोज में लगाता है। तभी अचानक से उस जगह में कोई आ जाता है जिसे देखकर माइलो उस जगह में उस क्रैब को रोकने के लिए काफी जोर से ब्रेक करता है, जिस पर कि वो क्रैब रुक जाता है। लेकिन इतने फोर्स की वजह से माइलो डायरेक्ट उस लड़की के पैरों के सामने जाकर गिरता है और असल में ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है जिससे कि बिस्को ने पहले भी मुकाबला करा था, यानी कि किराकावा की बंदी। वो लड़की माइलो से कहती है कि मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे पास इतना बड़ा पेट है। यहाँ दूसरी तरफ बिस्को जो कि कोने में बैठकर अपना काम कर रहा था, जब उसे चिल्लाने की आवाज ही सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर वो लड़की उस क्रैब के कंधे में बैठी हुई थी और चिल्ला रही थी और दूसरी तरफ माइलो जो कि बेचारा उस क्रैब के पंजे पर लटका हुआ था। असल में वो लड़की भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यहाँ बिस्को उस लड़की को पहचान लेता है और उस जगह पर अपना वही बनाया हुआ एरो उसकी तरफ शूट कर देता है जो कि डायरेक्ट उसके थाई में जाकर लगता है और वो डायरेक्टली नीचे गिर जाती है। ये चीज बिस्को की तरफ से एक वार्निंग साइन थी जिस पर कि वो लड़की उस जगह में बहुत ही ज्यादा पेन में थी, लेकिन तभी भी वो हंस रही थी ये कहते हुए कि वो तो बस माइलो की मदद कर रही थी, उसे सिखाते हुए कि इस क्रैब को कैसे कंट्रोल करे। लेकिन वो झूठ बोल रही थी, असल में वो उस क्रैब को जुड़ाकर भागना चाहती थी, लेकिन वो क्रैब तो अपने मास्टर बिस्को के लिए काफी ज्यादा लॉयल था। यहाँ माइलो जो कि उस क्रैब को देखता है उसको छोटी सी इंजरी हो रही थी जिस पर कि माइलो उसे दवाई लगाने के लिए नीचे झुकने के लिए कहता है। यहाँ जो चीज बिस्को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसका क्रैब वाकई में उसकी बात को समझ गया था और उसकी बात मान लेता है। इस बात को देखकर बिस्को काफी ज्यादा हैरान होता है और फाइनली इतने देर बाद तो वो क्रैब भी पहचान चुका था माइलो को, इसलिए अब उसे पैदल नहीं चलना पड़ता क्योंकि वो दोनों के दोनों इस क्रैब के ऊपर बैठकर अपनी जर्नी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ वो चलते चलते माउंटेन के पास मौजूद एक टेम्पल में रुक जाते हैं रेस्ट करने के लिए रात के वक्त। लेकिन यहाँ भी हैरानी से उन दोनों का सामना उस पिंक बालों वाली लड़की से एक बार फिर से हो जाता है, जहाँ उस लड़की के गले में कुछ फंस गया था और वो बहुत ही जोर जोर से खांस रही थी क्योंकि वो खुद से उसे नहीं निकाल पा रही थी। जिस चीज को देखकर माइलो इमीडिएटली उस जगह में आकर उसकी मदद करता है, उसके पेट में जोर जोर से थपथपा कर। लेकिन इस चीज से जब फायदा नहीं होता तो माइलो उस जगह में अपना माउथ का यूज करके उसके गले से एक कीड़े को बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर बिस्को समझ जाता है कि ये कीड़ा असल में यूज किया जाता है स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ वो लड़की उनका थैंक्स करती है, लेकिन वो उस जगह में स्माइल करने लगती है कहते हुए कि मुझे मालूम है तुमने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो ना। जिस पर बिस्को उसे दिन में सपने देखने के लिए मना करता है, जिस पे कि वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें बात भी कौन कर रहा है तुमसे, मैं तो माइलो से बात कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर तो तुम वैसे भी गे लगते हो। इस बात को सुनकर बिस्को और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसकी जुबान काटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माइलो उस जगह में उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में कुछ पेमेंट करनी है तो तुम हमें कुछ खाने के लिए दे दो, जिस पर कि वो लड़की उस जगह में अपना बैग खोल देती है जिसमें कि उसने महीने भर का सामान भरा हुआ था। तो जिस पर कि माइलो उस जगह में कुछ खाने के लिए चीज ले लेता है और बिस्को कुछ एक्स्ट्रा एरोस। लेकिन वो लड़की उस जगह में बिस्को के कान में आकर चिल्लाने लगती है कि ये चीज तुम्हारे लिए फ्री में नहीं है, तुम्हें इस चीज के पैसे देने होंगे। इस बात पर बिस्को उस जगह में चिढ़ जाता है कि कहते हुए कि कुछ देर पहले तो तुम खुद ही ये पेमेंट तुम इसलिए देना चाहती थी क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाई, तो अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो। लेकिन दूसरी तरफ माइलो उससे बहस न करते हुए उसे पैसे दे देता है। अब रात तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक से बिस्को की आंख खुलती है और वो आसपास देखता है कि जमीन हिल रही है। यहाँ सामने माइलो उस क्रैब के ऊपर बैठकर अपनी जान बचाकर भाग रहा था। माइलो उस जगह में चिल्लाकर उन्हें बताता है कि इस वक्त वो उस जियांट क्रिएचर की पीठ पर है क्योंकि उसी के ऊपर वो टेम्पल बसा हुआ था। माइलो इस वक्त उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है जिस वजह से वो कोल माइन की तरफ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोल माइन फट जाएगी, उनका रास्ता तबाह हो जाएगा। अब उस क्रिएचर को देखकर बिस्को को याद आता है कि ये तो बोन ईटिंग क्रिएचर है और ये इसलिए जागा क्योंकि उस लड़की ने उस जगह में पेट्रोल डाला था। यहाँ पर उसको उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उससे कहता है कि इसको तो नीचे फेंक देना चाहिए था। यहाँ पर उस लड़की ने
बिस्को की टांग बड़े कसकर के पकड़ी हुई थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और यहाँ पर बिस्को चाहकर भी अपना पैर उससे नहीं छुड़ा पा रहा था। यहाँ वो माइलो को गाइड करता है कि वो उस क्रैब को गाइड करे और कुछ भी करके उस क्रिएचर के सर पे वार करने की कोशिश करो, जिस पर कि बिस्को वही करता है। वो उस क्रैब को उछाल कर तेजी से उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ बिस्को जो कि इस क्रिएचर के ऊपर से अब साइड हो चुका था, लेकिन उसने उस लड़की को वहाँ पर नहीं छोड़ा था, उसने उसे भी बचा लिया था। यहाँ बिस्को सही मौका देखकर अपना एरो से शूट करता है, जिस पर कि उस क्रिएचर के सर पर बहुत ही ज्यादा फंगी मशरूम्स उग जाते हैं और वो क्रिएचर वहीं पर ही मारा जाता है, जिसे देखकर उनकी सांस में सांस आती है कि फाइनली उन्होंने उस कोल माइन को बचा लिया। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात का सेलिब्रेशन मना पाते तभी एक काफी बड़ा फायर रॉक उस कोल माइन की तरफ गिर जाता है, जिस पर कि वो कोल माइन ब्लास्ट हो जाती है, जिस चीज पर अब उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह के वक्त बिस्को बताता है कि देखा वो चिलगोजी भाग गई और वो भी हमारे पैसे लेकर, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं अगर अगली बार वो मुझे एक बार मिल जाए तो जिस पर माइलो उस जगह में उसे कूल डाउन होने के लिए कहता है और उसे कहने लगता है कि वो इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है क्योंकि वो जाने से पहले हमारे लिए कुछ चीजें छोड़ कर गई है। अब इसके बाद वो अपनी जर्नी को एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, जहाँ कोल माइन के फट जाने की वजह से अब उन्हें दूसरे लंबे रास्ते से जाना होगा। यहाँ दूसरी तरफ माइलो की सिस्टर अपनी मोटरसाइकिल में उन सारे ट्रेसेस के साथ आगे बढ़ने लगती है अपने भाई को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि माइलो डेंजर में है। यहाँ दूसरी तरफ माइलो और बिस्को जो कि काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। वो लोग चलते चलते एक गांव तक पहुंच जाते हैं, जहाँ आते ही कुछ बच्चे उन्हें घेर लेते हैं और वो बच्चे मामूली नहीं थे क्योंकि उनके हाथ में रियल की गन्स थी। अब वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि पहली बात वो लोग अनजान थे और दूसरी बात उन्हें लग रहा था कि उन्हें इस जगह में किराकावा के लोगों ने भेजा है, लेकिन वो किड्स उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, जिस पर कि माइलो प्यार से उन्हें समझाने लगता है कि हम बहुत दूर से आए हैं और इस यहाँ पर अपनी जर्नी के लिए कुछ खाने के लिए खरीदने के लिए, तो जिस पर माइलो उन्हें बिल्कुल भी डेंजर नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ बिस्को उसे तो वो अभी भी नहीं छोड़ने वाले थे, तो जिस पर बिस्को अपनी जेब से उन्हें अपना ही वांटेड पोस्टर दिखाने लगता है कि अगर मैं वाकई में किराकावा के साथ जुड़ा होता तो मैं वांटेड नहीं होता। क्या तुम्हें अब भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है? जिस बात पर बाकी बच्चे यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो उनका लीडर था वो बड़ा ही खड़ूस था और वो लड़का अभी भी बिस्को के ऊपर यकीन नहीं करता, इसलिए वो उसे बांध देता है और एज अ क्रिमिनल ले जाता है। तो जिस बात पर बिस्को उस जगह में स्ट्रगल ना करके उस चीज का एक्सेप्ट कर लेता है। अब उस जगह में आकर वो दोनों के दोनों ही नोटिस करते हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही है और वो इलाका काफी ज्यादा पुराना लग रहा है, लेकिन लाइफ अभी भी वहाँ पर मौजूद है। यहाँ वो बच्चों का लीडर बिस्को को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है जो कि उनका प्रिजन था। यहाँ दूसरी तरफ हम माइलो की सिस्टर को देखते हैं जो कि माइलो को ढूंढते ढूंढते एक सिटी तक पहुँच जाती है, जो सिटी ऑलरेडी पूरी तबाह हो चुकी थी। वो एक पुराने तबाह अपार्टमेंट तक पहुँच जाती है जहाँ पर सिर्फ लोगों की डेड बॉडीज ही पड़ी हुई थी और काफी गंदी बदबू भी आ रही थी। उस जगह में वो एक काफी बड़े स्पाइडर क्रिएचर को देखते हैं जो कि एक कपल के ऊपर अटैक कर रहा था। इससे पहले कि वो दोनों के दोनों बुढ़ा बुढ़ी टपक जाते उस जगह में, माइलो की सिस्टर आकर उन्हें बचा लेती है उस स्पाइडर को मारकर उस जगह में। इसके बाद वो दोनों की दोनों ही माइलो की सिस्टर को थैंक्स करते हैं और बताते हैं कि ये सिटी पूरी तबाह हो चुकी है। यहाँ पर तुमने जितनी भी डेड बॉडीज देखी होगी उन्हें या फिर तो क्रिएचर्स ने मारा है या फिर कुछ मतलबी लोग और चोरों ने। हमें लगता था कि सिटी में ह्यूमैनिटी नाम की अब चीज बची ही नहीं, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो, तुमने हमारी जान बचाई। और इस जगह में वो उसे थैंकफुल ट्रीट देने के लिए उसे अपने घर में इनवाइट करते हैं, क्योंकि इस वक्त उसकी मोटरसाइकिल टूट चुकी थी और आगे जर्नी में बढ़ने के लिए उसे फिक्स करना था। तो जिस पर कि वो एल्डर कपल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ माइलो की सिस्टर देखती है कि उनका घर छोटा सा था लेकिन काफी साफ था। तो उसी तरफ माइलो के साथ उस जगह में एक छोटी बच्ची थी जो कि उससे डर नहीं रही थी बल्कि उसे समझ रही थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो माइलो को अच्छा आदमी सेंस कर पा रही थी। अब उस जगह वो लड़की माइलो के लिए खाना लेकर आती है और उसे जल्दी रिकवर होने के लिए कहती है। अब
आपस में बात करते वक्त वो लड़की बताती है कि हम बच्चों को हर विंटर एक काफी बड़े मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है अकेले। अब यहाँ पर माइलो नोटिस करता है उस लड़की के हाथ में कुछ व्हाइट पैचेस को, जिसे देखकर वो लड़की उसे बताती है कि एक दिन किराकावा अपने लोगों के साथ हमारे जगह में आया था और ये बताया था कि यहाँ के सारे बच्चों को रस्ट डिसीज के सिम्टम्स है और इन्हें जल्द से जल्द रोका जाना होगा, जिसके लिए उनके पेरेंट्स को महंगी दवाइयाँ खरीदनी होगी और इसलिए उन्हें किराकावा के अंदर काम करना पड़ा। जिस बात को सुनकर माइलो को काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि वो पैचेस रस्ट डिसीज के नहीं थे। यहाँ दूसरी दफा माइलो की सिस्टर को उन बूढ़े कपल्स के घर में देखती है जहाँ पर कि वो दोनों के दोनों ही उसे मील देते हैं। खाना खाते वक्त वो लोग उसे बताते हैं कि ये सिटी भी पहले नॉर्मल हुआ करती थी और हर सिटी की तरह ये भी रस्ट डिसीज का शिकार हो गई। एक दिन इस जगह में एक आदमी आया जो कि अपने आप को फंगी प्रोटेक्टर बताता था। उसने कहा कि वो रस्ट डिसीज का इलाज कर देगा। स्टार्टिंग में तो उसकी दवाइयाँ काम कर रही थी, लेकिन एंड में लोग अचानक से मरने लगे। अब इस बात को सुनकर माइलो की सिस्टर को उस जगह में काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है फंगी प्रोटेक्टर्स को लेकर, क्योंकि वो अभी भी यही यकीन करती थी कि वाकई में फंगी मशरूम्स ही इस सारी मुसीबत का जड़ है। वो टाइम वेस्ट ना करते हुए उन कपल से कुछ मैकेनिकल टूल्स मांगकर अपनी मोटरसाइकिल को खुद ही ठीक करने लगती है। लेकिन जब वो ये काम कर रही थी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी अंडरग्राउंड केव से। अब उस आवाज का पीछा करते करते जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो काफी अजीब नजारा देखती है, क्योंकि वो जगह इंसानों के स्केलेटन से भरी हुई थी। अब यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि वो दोनों के दोनों कपल्स कोई नॉर्मल कपल्स नहीं बल्कि एक सीरियल मर्डरर्स है और उनका एक अजीब पैशन है कि वो लोगों को मार कर उनके स्केलेटन्स को अपने अंडरग्राउंड केव में इकट्ठा कर रहे हैं और वो इस वक्त माइलो की सिस्टर के साथ भी वही करने वाले थे। जब उन्हें ये बात मालूम पड़ती है उस लड़की ने सब कुछ देख लिया तो वो इस बात को छुपाते भी नहीं है, क्योंकि अब उन्हें ये यकीन था कि उन्होंने खाने में जहर मिला दिया था और इसके बाद तो वो अब कमजोर हो चुके होंगे कुछ भी करने के लिए। लेकिन सच तो ये था कि माइलो की सिस्टर को पहली नजर में ही वो दोनों के दोनों सस्त लग रहे थे, इसलिए उसने वो खाना खाया ही नहीं था। अब इससे पहले कि माइलो की सिस्टर उन दोनों बुट्टा बुट्टी की जान बाहर निकाल देती, उससे पहले उस केव में जहरीली गैस लीक होने लगती है, जिस पर कि माइलो की सिस्टर अपने आप को उस जगह से बाहर ले जाकर बचा लेती है। लेकिन जैसा कि अब उन दोनों कपल्स को मालूम था कि वो उसके साथ नहीं जीत सकते, तो इसलिए वो अपने आप को उस केव के साथ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। वो उस जगह में आग जला देते हैं और इस जहरीली गैस की वजह से वो पूरी जगह जलने लगती है, जिन्हें कि अब माइलो की सिस्टर दूर खड़े से देख ही पा रही थी। यहाँ हम बिस्को को देखते हैं जिसे कि उन बच्चों ने एक जगह में कैद करा हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ बाकी बच्चे आकर अपने लीडर को बताते हैं कि वो जो नए भैया आए हैं ना, उन्होंने हमारे डिसीज को क्योर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी बच्चों को भी हील कर दिया। इस बात पर उन बच्चों का लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और इस चीज को अपनी आंखों से देखने के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर जो कि बिस्को के ऊपर नजर रखेगा। अब थोड़ी देर बाद वो बच्चा उस जगह में बिस्को के साथ बातचीत कर रहा था और उसी वक्त उससे जोर का प्रेशर लग जाता है, जिस पर कि वो हल्का होने के लिए चले जाता है। अब जैसा कि बिस्को उस जगह में अकेला रह गया था तो उसके लिए अपने आप को छुड़ाना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो अपने हाथ के हैंडकफ्स को निकाल लेता है बड़ी आसानी से और उस जगह से भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ माइलो को उन बच्चों के साथ देखते हैं, जहाँ पर माइलो ने सिर्फ उन बच्चों को उनकी बीमारी से प्रोटेक्ट ही नहीं करा था बल्कि उनकी अच्छे से केयर कर रहा था और उन्हें इस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए भी सिखा रहा था, जिस चीज पर वो बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब उनका लीडर माइलो से कहता है कि इसके बदले हम आपको कैसे रिपे कर सकते हैं, तो माइलो कहता है कि बस मेरे दोस्त को छोड़ दो। इस बात पर वो लीडर साफ मना कर देता है कि इस वक्त वो ये नहीं कर सकते, अगर बिस्को उनके लिए खतरा हुआ और इस वक्त तो विंटर के टाइम पर पफर फिश भी हमारे टाउन के ऊपर अटैक करती है, तो हम दो दुश्मनों को कैसे संभाल पाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पफर फिश उनके टाउन की तरफ बढ़ ही रही थी। उस जगह में खाने की तलाश में वो एक बच्चे को पकड़ लेती है, जिस चीज पर सबके सब बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी उससे लड़ने लायक स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन सही टाइमिंग में बिस्को आकर उस स्पेयर से पहले तो उस पफर शिप को 2 हिस्सों में काट देता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है और इसके बाद बाकियों को भी वो मार देता है और उन सारे बच्चों को बचा देता है। इसके बाद बिस्को अपने क्रैब को भी उस जगह में बुला लेता है क्योंकि अब उन्हें लेट हो रहा था
था और वो माइलो को अब चलने के लिए कहता है। और जब माइलो भी जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, वो छोटी बच्ची उसे रोक देती है और उससे कहती है कि आप जा रहे हो, अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो हमें डिसीज से कौन बचाएगा। जिस पर माइलो उससे कहता है कि तुम इतनी समझदार तो हो ही, मैंने अपनी नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर करी है, अब तुम्हें उसी नॉलेज के साथ बाकियों का भी इलाज करना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, हमें इस वक्त बहुत ही बड़ा मिशन करना है। मीनवाइल दूसरी तरफ वो लीडर वाला बच्चा पिस्को को थैंक्स करता है कि उसने हम लोगों की जान बचाई, लेकिन वो उससे कहता है कि हम किसी का कर्जा नहीं रखते। और इसके बाद वो पिस्को को अपने फादर का स्पेयर दे देता है, जो कि उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा कीमती था। लेकिन अभी भी वो बच्चा अपने ही एटीट्यूड में था। यहाँ दूसरी तरफ किराकावा अपने लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहा था क्योंकि अभी तक वो उस बुढ़े को नहीं ढूंढ पाए, यानी कि पिस्को के दादाजी को, क्योंकि वो अभी भी इस वक्त इस सिटी में मौजूद है। लेकिन आखिर उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया। लेकिन तभी उसे उस जगह में सर्च होता है और वो अपने लोगों से उनका मास्क निकालने के लिए कहता है कि करके। और वाकई में उनमें से एक पिस्को के दादाजी थे जिन्हें कि वो ढूंढ रहे थे साथ मिलकर। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं पिस्को और माइलो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते अब कोल्ड रीजन तक पहुँच जाते हैं, जो सिटी अब पूरी हद तक जम चुकी थी बर्फ से। अब उस जगह का सफर पिस्को के लिए तो नॉर्मल था, लेकिन माइलो के लिए वो ठंड काफी ज्यादा थी। ऐसी ठंड जो उसकी हड्डियां भी कपकपा दे रही थी। तो उसकी हालत देखकर पिस्को उस जगह में उसके ऊपर हंस रहा होता है। लेकिन रास्ते में उन्हें एक रैबिट दिखता है जो कि शायद आज के खाने के उनका काम आ सकता है। पिस्को उसे मारने के लिए अपना एरो बाहर निकाल देता है, लेकिन माइलो कहता है कि वो ट्राई करना चाहता है। के बाद वो एरो और बो के साथ उस बनी की तरफ शूट कर देता है, लेकिन अब जैसा कि उसके हाथ कांप रहे थे ठंड की वजह से, तो उसका निशाना चूक जाता है। इस चीज पर पिस्को उसके ऊपर हंसने लगता है, ये कहते हुए कि ये खेल बच्चों का नहीं। लेकिन उसका मुंह तो तब बंद हो जाता है जब माइलो के फेंके हुए एरो से एक चिपचिपा सा थ्रेड उस बनी को पकड़ लेता है। अब इसके बाद माइलो उस जगह में एक्सप्लेन करता है कि वो कभी भी प्लान ए के साथ नहीं चलता, बल्कि उसके पास बैकअप भी रहता है। उसने अपनी एरोस के ऊपर एक स्पेशल तरीके का स्पाइडर सिल्क ऐड करा है, तो जिस पर बिस्को उस जगह में मुंह बना रहा होता है। लेकिन वो मनी मन वाकई में माइलो के टैलेंट पर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। अब वो अपनी जर्नी में ज्यादा ही आगे नहीं गए थे, वहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखती है, यानी कि वही उसकी उस जगह में कुल्फी बनी हुई थी। अब उस जगह में बिस्को को उससे अपना पुराना हिसाब चुकता करना था, इसलिए वो लोग उसे गर्म करने के लिए पास की एक छोटी सी केव के अंदर ले आते हैं। और जब वो ठीक हो जाती है तो बिस्को उस जगह में उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि आखिर अब वो यहाँ कैसे पहुँच गई, वो भी उनसे भी पहले। तो जिस पर वो लड़की बताती है कि उसे ओल्ड टेम्पल में एक पुराना हेलीकॉप्टर दिखा था, उसने उस हेलीकॉप्टर को ठीक कर दिया था। पर इस जगह में आकर मुझे नहीं पता था कि जैसी कुल्फी मेरी बनी है वैसे उसकी भी बन जाएगी, और वो क्रैश हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैंने इतना भी क्या बुरा किया है जो मुझे बार बार तुम्हारे चेहरे देखने पड़ते हैं। तो जिस बात पर बिस्को उस जगह में गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना सही हो रहा है, क्योंकि तुम ये चीज डिजर्व करते हो, तुम हो ही इतनी ज्यादा कोल्ड। माइलो उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन उसके हार्श वर्ड्स सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा उदास हो जाती है और अब उसे लगता है कि वो लोग सही कह रहे हैं, वही सेल्फिश है, ज्यादा कीमती था। अगर मैं मर जाती तो शायद सब कुछ सही हो जाता। अब उसकी बातें सुनकर बिस्को उस जगह में उसके माथे पर एक गरम लोहे की रॉड टच करता है, जिससे कि वो जल्दी से हट जाती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, कहते हुए कि तुम पागल हो क्या, मेरा माथा चल गया। इस पर वो पैनिक करने लगती है, लेकिन बिस्को सिर्फ उसे रियलाइज करा रहा था कि मरना इतना भी ज्यादा आसान नहीं, जिस पर कि उस लड़की का मुंह बंद हो जाता है। अब वो अगले दिन अपने सफर को फिर से चालू कर लेता है, लेकिन बिस्को को अभी भी उस लड़की से चिढ़ हो रही थी और वो नहीं चाह रहा था कि वो भी हमारे साथ मिशन पर आए। तो उन दोनों को ऐसा झगड़ता हुआ देखकर वो क्रैब भी परेशान हो जाता है और दोनों को ही नीचे फेंक देता है। अब आगे चलकर वो लोग मर्चेंट के ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं, जहां आगे सफर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए वो लोग रुके हुए थे, लेकिन वहां का लीडर साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जो करेंसी उनके पास है वो इस एरिया में नहीं चलती, और वो लोग उन्हें रिसोर्सेज देने के लिए तभी तैयार थे अगर वो अपने क्रैब के साथ सौदा कर ले तो। जिस पर इसको कहता है कि क्या कहा तुमने, बिल्कुल भी नहीं। अब उस जगह में वो लड़की सामने आकर अपनी बार्गेनिंग स्किल का यूज करके उन्हें ट्रेड करने के लिए मना लेती है।
जिस चीज पर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब उनका ग्रुप चलते चलते एक पुराने और बंद रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। अब वो जगह का एंट्रेंस पूरा बर्फ से कवर्ड था, लेकिन विस्को का क्रैब उस जगह में उसे बड़ी आसानी से तोड़ देता है, जिससे कि वो लोग उस ट्रेन के अंडरग्राउंड स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन विस्को अपनी ल्यूमिनेटिंग लाइट फंगी का पावर यूज करके उस जगह में उजाला कर देता है, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत था। अब वहाँ जितनी भी मशीन्स पड़ी हुई थी वो सबके सब खराब थी। उनमें से एक ठीक ठाक तो था, लेकिन उसे चलाने के लिए उन्हें करेंसी का यूज करना होगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो जिस पर वो लड़की आगे आकर वहाँ पर पड़े हुए टूल्स से उस मशीन को ठीक करने लगती है, वो भी सिर्फ कम टूल्स में। जिस चीज पर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उसे इतना सब कुछ आता है। तो वो लड़की एक्सप्लेन करती है कि पास्ट में उसे पकड़ लिया था और मशीनरी फैक्ट्री में एज अ स्लेव काम कराया। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और उस जगह से निकलने के लिए मैंने मशीनरीज को ठीक करने का शॉर्टकट तरीका निकाल लिया, और इसलिए मैं इस काम में इतनी ज्यादा माहिर हूँ। यहाँ रात के वक्त माइलो और विस्को आग के सामने बैठे होते हैं, जहाँ वो दोनों के दोनों कुछ खाना खा रहे थे। यहाँ माइलो विस्को को बताता है कि उसने नहीं सोचा था इस जर्नी में उन्हें इतना सब कुछ देखना पड़ेगा। माना कि हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना करा, लेकिन तुम्हारे साथ इतनी सारी नई नई चीजें सीखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया और मोटिवेशन की भी मैं लोगों को बचाऊं। अब इसके बाद माइलो विस्को से उसके दादाजी के बारे में पूछता है, तो विस्को उस जगह में एक्सप्लेन करता है कि उसके दादाजी उसके रियल दादाजी नहीं है, बल्कि वो तो उसके मास्टर है। बचपन में उन्होंने मुझे पाला और सब कुछ सिखाया, जो भी हर एक सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। माना कि वो बचपन में काफी ज्यादा क्रूर थे और र्यूड थे, लेकिन उनके इस र्यूडनेस से मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाया, इसलिए अब मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं उन्हें बचाऊं। तभी उस जगह में वो लड़की भी पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, जो कि इस बात को बता रही थी कि वो सक्सेसफुल हो गई उस ट्रेन की मशीन को ठीक करने में, यानी कि अब वो उस ट्रेन को चला सकते हैं। तो जिस पर वो लोग देरी ना करके उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और माइलो उसे चलाने लगता है, लेकिन वो लड़की उनके साथ चलने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके होने से शायद वो अपने मिशन में पास ना हो पाए, इसलिए वो लोगों को ही जाने के लिए कहती है। तो माइलो और विस्को भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते, लेकिन वो उन दोनों के जाने से पहले उन्हें अपना नाम टेरोल बताती है, जिस पर माइलो उसके नाम की तारीफ करता है कि वो उसकी जितना खूबसूरत है। इसके बाद वो ट्रेन चलने लगती है और माइलो अब उस जगह में टेरोल से कहता है कि बाय, हम अगली बार जब फिर से मिलेंगे तो मैं जरूर अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ शेयर करूंगा। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो उसे उसके दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ ट्रेन चले हुए 2-3 घंटे भी नहीं हुए थे कि तभी बीच रास्ते में एक काफी बड़ा ऑक्टोपस मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है। तो जिस पर विस्को ट्रेन की छत में जाकर उस ऑक्टोपस से लड़ने लगता है, और यहाँ पर वो ऑक्टोपस उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था और धीरे धीरे करके उनकी ट्रेन को भी तबाह करने लगा था। लेकिन यहाँ साथ मिलकर माइलो और विस्को पूरी रात उस ऑक्टोपस के साथ लड़ते हैं, लेकिन फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं सुबह होने से पहले। और वो जगह वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। ये वही जगह है जिस जगह को फंगी प्रोटेक्टर्स प्रोटेक्ट करते आए हैं, और इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। इन पहाड़ियों के नीचे बहुत ही रेयर फंगी पाई जाती है, जिससे कि रस्ट डिसीज का इलाज हो सकता है। उन्हें लग रहा होता है कि वाकई में उनका सफर बस खत्म हुआ। तभी उसी वक्त उस टनल के अंदर से एक बर्ड एक छोटे ऑक्टोपस को ले जा रहा होता है, लेकिन तभी उसी वक्त उस पहाड़ी के नीचे से एक काफी बड़ा स्नेक आकर उस ऑक्टोपस और उस बर्ड दोनों को ही खा जाता है, जिस चीज को देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इतना बड़ा क्रिएचर उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा, ना ही विस्को ने। यहाँ पर विस्को इमीडिएटली उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। चीज इतनी ज्यादा खराब थी। तभी उसी वक्त वहाँ पर माइलो की सिस्टर भी पहुंच जाती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि उसे उस जगह पर ये लग रहा था कि विस्को ने उसके भाई यानी कि माइलो को किडनैप करा हुआ है, इसलिए वो अपनी मोटरसाइकिल से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन विस्को यहाँ पर अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि वो खुद से उसके साथ आया था, लेकिन उसकी बहन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी।
और यहाँ पर उन दोनों की चिल्लाने की आवाज से वो मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इस बार उन्हीं की तरफ अटैक कर देता है, जिस पर कि वो लोग भागने की तो कोशिश करते हैं लेकिन माइलो के सिस्टर को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है, जिस चीज को देखकर माइलो उस जगह में चिल्लाता है और उस क्रैब के साथ अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वो उस क्रैब के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उसके हाथ से माइलो की सिस्टर छूट जाती है, लेकिन सही टाइमिंग पर पेस्को आकर उसे बचा लेता है जमीन में गिरने से। लेकिन जैसे ही वो दोनों के दोनों नीचे उतरते हैं उसी वक्त और वो मॉन्स्टर उस क्रैब के ऊपर अटैक करके अब वो मॉन्स्टर उस क्रैब के क्लॉ को पकड़ लेता है और आसमान में घुमाने लगता है, जिसे देखकर माइलो उसके ऊपर एरो से शूट करता है, जिस पर कि वो एरो मॉन्स्टर के क्लॉ पे लगता है और उसके हाथ से वो क्रैब भी छूट जाता है। लेकिन न वो माइलो को निकलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले पेस्को और माइलो की सिस्टर दोनों के दोनों अब साथ मिलकर माइलो को बचाने लगते हैं, जहाँ पर ये पेस्को उसकी बहन की हेल्प से माइलो को नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर उन दोनों को ही निकल चुका हुआ था। यहाँ उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर उनके लिए सांस लेना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन पेस्को उसके मुंह के अंदर एक काफी बड़ा फंगी मशरूम का अटैक करता है, जिस पर कि वो फंगी मशरूम उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल जाता है, जिस पर कि वो उस जगह में जमीन में गिर जाता है और माइलो और पेस्को दोनों के दोनों ही बच जाते हैं। अब जैसा कि वो लोग जीत चुके थे तो यहाँ पर माइलो अपनी बहन को समझाने लगता है वो यहाँ उसके साथ खुद की मर्जी से आया है और हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे? उसकी बहन उस जगह में हाँ पर जवाब देती है और उससे कहती है कि हाँ मैं यकीन करती हूँ। अब इतनी दिनों की जर्नी उन्हें लगता है कि रंग लाई, क्योंकि जिस फंगी मशरूम का वो तब से खोज कर रहे थे वो उन्हें उसी मॉन्स्टर की बॉडी में मिलेगा। अब उस मॉन्स्टर की बॉडी में जितने भी छोटे छोटे मशरूम्स उगे हुए थे उनमें से एक मशरूम माइलो पिस्को को देता है चेक करने के लिए, लेकिन पिस्को जब उसे टेस्ट करता है तो उसे वो नॉर्मल ही लगता है, उसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं थी जिससे कि रस्ट डिसीज को ठीक करा जा सके। अब जिस पर उसकी आईज ब्लैंक होने लगती है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था और उसे लगने लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए। माइलो कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम, हम सही रास्ते में आए थे, क्या पता इसने एक दूसरा हो, हम दूसरे मॉन्स्टर को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन बिस्को उससे कहता है कि चुप रहो, सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से रिसर्च की होती तो। माइलो उससे कहता है कि प्लीज ज्यादा मत सोचो, अभी पहले अपने वाउंड्स को ठीक करा लो, बाद में हम सबके सब साथ मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। लेकिन बिस्को माइलो को दूर हटने के लिए कहता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था अपनी इतनी सारी मेहनत को पानी में जाता हुआ देखकर। लेकिन माइलो एक चीज वहाँ पर नोटिस करता है कि उसके हाथ में जैसे ही पिस्को का ब्लड लगा और जैसे ही वो उस मशरूम के साथ मिक्स हुआ तो उन दोनों के बीच ही कुछ तरीके का रिएक्शन हो रहा है। अब इस चीज पर वो दोनों के दोनों ही शॉक होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइलो पिस्को का इलाज कर रहा होता है, जिस बीच माइलो पिस्को से पूछता है कि तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है, तो पिस्को कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो माइलो को बताता है कि मेरे दादाजी ने कहा था फंगी प्रोटेक्टर्स का ब्लड काफी ज्यादा यूनिक होता है और मुझे अपना ब्लड टाइप इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मुझे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है। माइलो इस बात पर समझ जाता है, लेकिन उससे कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड रिसर्च के लिए मिल सकता है, क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, जिस पर कि पिस्को एग्री हो जाता है। यह उन दोनों की बातचीत सुनकर माइलो की सिस्टर को रियलाइज होने लगता है कि वो तब से जो सोच रही थी पिस्को और फंगी प्रोटेक्टर्स को लेकर कि सब कुछ कितना ज्यादा गलत था। यहाँ पिस्को जब उसे घूरता हुआ देखता है तो वो इस जगह में एम्बैरेस्ड हो जाता है और ब्लश करने लगता है। अब इस चीज पर उन दोनों को डिस्टर्ब ना करने के लिए माइलो की सिस्टर बाहर चले जाती है अपनी बाइक को चेक करने के लिए। जब वो अपनी बाइक को ठीक कर ही रही होती है तभी वो आसमान में देखती है जहाँ पर कि काफी सारे मेटल के वेपन जमीन की तरफ आ रहे थे जो कि डायरेक्ट उस स्नेक को पकड़ रखे थे। वो आसमान की तरफ देखती है तो वहाँ पर पूरी आर्मी थी किरिकावा उस जगह में छुपने की कोशिश भी नहीं करता और अपने आप को रिवील करते हुए उन लोगों से कहता है कि ओह तो तुमने देख लिया। यहाँ पर हल्ला सुनकर पिस्को और माइलो भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो किरिकावा को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। किरिकावा उस जगह में उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस जगह के बारे में बताने के लिए। अब रस्ट ईटिंग फंगी को पाने के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया की पावर उसके ऊपर होगी। और जानते हो क्या, अगर मैंने ये फंगी मशरूम का इलाज गवर्नमेंट को बेच दिया तो मैं अमीर हो जाऊंगा। और ये कहकर वो उस जगह में हंसने लगता है पागलों की तरह और उसकी इसी हंसी पर पिस्को को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है। पिस्को अपने
एरो से किराकावा के उस बलून के ऊपर टैग करता है जहाँ पर कि वो खड़ा था, लेकिन वो बलून एक बहुत ही पावरफुल लेयर से बना हुआ था जिससे कि वो नहीं फटता। और यहाँ वो बिस्को के ऊपर हंसने लगता है, लेकिन बिस्को अब अपना दूसरा एरो डायरेक्ट उनके कंट्रोल रूम की तरफ फेंक देता है जहाँ से कि एक मशरूम उग जाता है। अब इस चीज को देखकर किराकावा को लगने लगता है कि उसने शायद बिस्को को हल्के में ले लिया और अब वो अपनी गन निकालकर काफी सारे बुलेट्स को बिस्को के ऊपर चला देता है, जिन गोलियों में एक तरीके का रस्ट डिसीज था। उन गोलियों से बिस्को काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और जमीन में आ गिरता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में किराकावा को लेकर बहुत ही ज्यादा नफरत थी। यहाँ किराकावा जो कि अपने लोगों से कहता है कि चलो हमें जो चीज चाहिए थी हमें वो मिल गई है, और वो उस जगह से स्नेक की बॉडी से उन फंगी मशरूम को लेकर चले जाते हैं जो कि रस्ट डिसीज का क्योर है। ऐसा सिर्फ उन्हें लग रहा होता है। यहाँ अगले दिन हम देखते हैं कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। असल में बिस्को और उन बाकियों को इस बात का फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा था किराकावा को लेकर, क्योंकि जो मशरूम्स वो ले गया है वो तब तक यूजलेस है जब तक कि उनके पास बिस्को का ब्लड नहीं है और माइलो का मेथड। यहाँ अब माइलो की सिस्टर उन दोनों को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब उसे वापस से जाना है और सिटी में लोगों की प्रोटेक्शन करनी है। यहाँ वो ट्रस्ट करती थी अब बिस्को के ऊपर और माइलो के ऊपर, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। जाने से पहले माइलो अपनी बहन को 2 रस्ट डिसीज को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन देता है, जिनमें से एक वो बिस्को के दादाजी को दे दे और एक वो खुद के लिए रख ले। लेकिन माइलो की सिस्टर मना करती थी, अपना वाला वो मेडिसिन बिस्को को देने के लिए कहती, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अब जिस बात पर बिस्को उस जगह में काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसकी बहन को थैंक्स करता है और पहली बार उसे उसके नाम से बुलाता है, जिस पे कि माइलो के सिस्टर्स की और भी ज्यादा नजदीक आ जाती है और इस चीज पर बिस्को उस जगह में ब्लश करने लगता है और टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन इसके बाद उसकी बहन उस जगह से चले जाती है वापस सिटी की तरफ, जहाँ जाने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसके अंदर जितने भी कमांडर्स और लोग थे वो सबके सब अब किराकावा की साइड हो गए और वो एक बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस चुकी है जो कि किराकावा ने लगाया है। इतना ही नहीं बल्कि उसने बिस्को के दादाजी को भी इस वक्त अपनी कैद में रखा हुआ है।